हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल यानी टेक सेंसे पर। तो लेकर आ गया हूँ आपके फेवरेट मानवा का न्यू एपिसोड। लेकिन एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो, और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट भी कर देना। प्लीज गाइस, हो सके तो भर भर के कमेंट कर दो। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सॉन्ग के डैड अब जापान में रह रहे हैं और वो याकुजा फैमिली के लिए काम करते हैं, जहाँ पर याकुजा फैमिली के हेड उसे कोरिया से आने वाले बच्चों मतलब केंजी का ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें कोरियन अच्छे से आती है। और वो उन्हें कल सेकंड अंकल को एयरपोर्ट पर रिसीव करने का भी काम देते हैं। अब इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम टेगोन अंकल को देखते हैं, जो कि फोर्थ अंकल से कहते हैं तुम चैनू के अच्छे दोस्त हो, इसीलिए वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तुम्हें भी उसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। ये सुनकर फोर्थ अंकल हाँ में जवाब देते हैं और उनके एडवाइस के लिए थैंक्स कहते हैं और पूछते हैं क्या आप सिवोन के बाकी फैमिली के मेंबर्स हमारे ब्रांच को एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर टेगोन अंकल कहते हैं उन्हें करना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिवोन ने भी तो हमारा ब्रांच एक्सेप्ट किया था। तभी सामने उन्हें चैनू अंकल दिखते हैं जो पहले सिवोन के लिए काम किया करते थे। तब टेगोन अंकल वहाँ से जाते हुए कहते हैं तुम चैनू से अच्छे से बात करना, मैं बाकी के मेंबर से बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ फोर्थ अंकल और चैनू बच जाते हैं। उसके बाद चैनू कहता है यहाँ पे टेगोन अंकल आए हैं, इसका मतलब गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर फोर्थ अंकल हाँ में जवाब देते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम बाहर जाकर सिगरेट पीते हुए हल्का वेट करें। फिर वो बाहर आकर पूछते हैं सिवोन के फैमिली मेंबर अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके बीच का एटमोस्फेयर अभी अच्छा है। जिस पे चैनू अंकल कहते हैं ये तो पूछो ही मत, सब कुछ बिगड़ा पड़ा हुआ है, उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। सिवोन के फैमिली मेंबर को हेड ब्रांच या फिर सेकंड अंकल के ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। अब सिवोन नहीं है तो उसका कोई भी ब्रांच नहीं बचा हुआ है, सबको यहाँ पे एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तब चैनू कहता है फिर तो मैं किसी भी ब्रांच में चला जाऊंगा, वैसे भी मैं पर्सनली उन दोनों ब्रांच में नहीं गया हूँ। तब फोर्थ अंकल कहते हैं हम दोनों फिर भी दोस्त है, मैंने जीवक अंकल से बात कर लिया है, अगर तुम चाहो तो हेड ब्रांच में रह सकते हो, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये सुन के चैनू कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल हूँ जो तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो और मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, मगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता हूँ और इस गैंग को पूरी तरह से क्विट करना चाहता हूँ और दूर कहीं अपना एक छोटा सा शॉप ओपन करना चाहता हूँ। सही बताऊँ तो मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, अब मैं गैंगस्टर वाली लाइफ से बोर हो चुका हूँ, अब मेरे से और ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर फोर्थ अंकल दुखी होते हुए कहते हैं चैनू ध्यान से सोचो, अभी मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ पे हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं आगे तुम्हारे साथ रह भी पाऊंगा या फिर नहीं। ये सुन के चैनू मनी मन सोचता है मैं अपने बल पे क्विट तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही मुझे किसी के ब्रांच में रहना है, पहले मैंने सिवोन के साथ काम किया है और अब जेऊ के साथ काम करना पड़ेगा, अगर मुझे एक चॉइस लेना है तो। इतने में फोर्थ अंकल उसे टोकते हुए कहते हैं तुमने क्या सोचा। ये सुनकर वो कहते हैं तुम जेऊ अंकल से एक बार अच्छे से बात करना मेरे लिए। ये सुनकर फोर्थ अंकल हाँ में जवाब देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम टेगोन अंकल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पहुंचते ही यंग मास्टर को हेलो बोलते हैं। यहाँ पे सियोक जी हो ये सभी एडमिट थे। सियोक उन्हें देखते ही पूछता है टेगोन अंकल आप यहाँ पे कैसे। फिर टेगोन अंकल कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता सिवोन मर चुका है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं हाँ मैंने सुना, चैनू अंकल ने हमें इसके बारे में बताया था। तब जीहो उदास होते हुए पूछता है अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बिना वजह से यहाँ पे तो नहीं आएंगे, क्या आपको हमारे से कुछ काम है। तब टेगोन अंकल कहते हैं देखो यंग मास्टर्स, अब आप दोनों सक्सेसर तो नहीं रहे, इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फायरवेयर गैंग के लिए काम करें या फिर एक नॉर्मल इंसान की लाइफ जिए। ये सुन के जीहो कहता है मैं एक आम इंसान की लाइफ जीना चाहता हूँ। ये सुन के टेगोन अंकल कहते हैं ठीक है। फिर जीहो ने एक आम इंसान की लाइफ को चूज किया है, मगर सियोक आपका क्या, आखिर आप क्या चूज करना चाहते हो। तब सियोक कहता है मैं भी कॉलेज या फिर एब्रोड जाने की सोच रहा हूँ, क्या मुझे कोरिया में रहना चाहिए। ये सुन के टेगोन अंकल कहते हैं इसका मतलब आप दोनों ही एक आम जिंदगी जीना चाहते हो, आप दोनों ने अभी तक बहुत ही मेहनत किया है, आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, और आप आज से ही अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मैं जाने से पहले बता दो सियोक मास्टर, अगर आप पीठ पीछे कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सुन के सियोक हंसते हुए कहता है अंकल आप चिंता मत करें, मैं एक आराम भरी लाइफ जीऊंगा और आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तब टेगोन अंकल बाहर आकर सोचते हैं सियोक अभी भी हार नहीं माना है, मगर कर भी क्या सकते हैं, अब इन सब में सियोक की कोई भी गलती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गॉम को देखती है जो कि बैठा हुआ सेकंड अंकल को देख रहा था। तब सेकंड अंकल कहते हैं गॉम मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे गॉम क्या तुम कभी एरोप्लेन में बैठे हो। अरे एक मिनट में अभी क्या पूछ रहा हूँ, तुम उसमें कैसे बैठे होगे। एरोप्लेन के बारे में सुनकर गॉम काफी डर जाता है, ऐसा
लगता है जैसे गोम को ऊंचाई से डर लगता है और कुछ ही देर में सेकंड अंकल अपना सूटकेस पैक करके कोरिया से जापान जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और पूछते हैं गोम तुम्हें अपने अंकल का फैशन कैसा लगा, क्या मैं अपने इस फैशन में पूरे जापान पे कब्जा कर सकता हूँ। ये सुनकर गोम सोचने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कंफ्यूज है। तब सेकंड अंकल कहते हैं फिर मैं अपने जापान के ट्रिप के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जापान का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग के डैड जिनका नाम ली है उनका साथी उनसे पूछता है आज ही वो दिन है जब किम सेंग से बात करना है। फिर वो भी किम सेंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ किम सेंग अंकल लैंड होते ही एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं अच्छा तो ये जापान की हवा है, वैसे मुझे लेने के लिए कोई गाइड आने वाला था, फिर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इतने में ही उनकी नजर ली पे पड़ जाती है। ली भी उन्हें देखता है। तभी सेकंड अंकल उसके हाथ के लगे बोर्ड को देख के समझ जाते हैं ये मुझे यहाँ पे लेने आया है। फिर सेकंड अंकल अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ली भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनसे शेक हैंड करता है। तब सेकंड अंकल पूछते अच्छा तो तुम कोरिया में रहते हो, अगर मुझे पता होता तो मैं इतना टेंशन नहीं लेता। तब ली कहता है मुझे भी पता नहीं था आपको इतनी अच्छी जापानीज आती है, अगर मुझे पता होता तो मैं किसी और को भेज देता, आप मुझे फॉलो करो मैं आपको कार तक लेकर जाता हूँ। तब सेकंड अंकल कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोरिया में बात करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तब ली कहते हैं फिर तो सही है, आप फ्लाइट में बहुत ज्यादा थक गए होंगे इसीलिए आपका रास्ता काफी कंफर्टेबल फील होने वाला है। जिस पे सेकंड अंकल कहते हैं वो एक्चुअली मेरी पहली फ्लाइट थी इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर अंकल उनसे डिनर के बारे में पूछते हैं। तब ली कहते हैं ठीक है इसके बाद हम डिनर करने ही जाएंगे। इधर ली टेंशन लेते हुए मनी मन सोचता है ये टकला तो काफी स्ट्रांग दिखता है। सेकंड अंकल भी नर्वस होते हुए सोचते हैं आखिर ये बंदा है कौन, ये तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे मिस्टर ली हर वो काम कर रहे थे जिससे सेकंड अंकल उनका मुंह तोड़ दे और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं जब वो केंजी को क्रिटिसाइज करते हुए सियोक की तारीफ करने लगते हैं और उसे सक्सेसर बनने के लायक बताते हैं। ये सुनते ही सेकंड अंकल का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और वह उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते ही मिस्टर ली के ऊपर पंच चला देते हैं। उनका पंच देखकर मिस्टर ली हैरानी से सोचते हैं इसका पंच तो काफी फास्ट है। वो किसी भी तरह सेकंड अंकल का पंच डॉज करते हुए पूछते हैं तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं अभी तुम बकवास कर रहे थे, मुझे सही से बताओ आखिर तुम कहना क्या चाहते थे। ये कहते कहते वो मिस्टर ली को मारने लगते हैं मगर इतने में मिस्टर ली उनके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं तुम एक असली मर्द नहीं हो। उसके तुरंत बाद ही ठीक सॉन्ग की तरह वो सेकंड अंकल को उठा के जमीन पे फेंकते हुए कहते हैं मैं हूँ एक असली मर्द। इधर जैसे ही वो वापस से अंकल को उठाकर पटकने लगते हैं वैसे ही सेकंड अंकल को ध्यान आता है कि मैं तो इस इंसान को जानता हूँ, इसकी आंखें किसी की तरह दिख रही है, इसके पैर बहुत तेजी से काम करते हैं। अभी मुझे याद आया ये तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आ चुका है जूडो की फील्ड में और इसका नाम ली है। इधर मिस्टर ली सेकंड अंकल से माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने अपना हद पार कर दिया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वैसे क्या आप ठीक हो। सेकंड अंकल वैसे ठीक तो नहीं लग रहे थे मगर वो हाँ में जवाब देते हैं। तब मिस्टर ली उनका चश्मा उठाते हुए कहते हैं पहले आप मेरी बात सुनिए, आप ही मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर सेकंड अंकल उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं मिस्टर ली आप मुझे माफ करना, मैं आपका जूडो में जूनियर रह चुका हूँ, मेरा नाम किम सेंग है, मुझे माफ कर देना, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। ये सुनकर मिस्टर ली हंसते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे इन कानों को खींचने ही वाला था ताकि तुम्हें मेरी बात सुनाई दे, मगर अब लगता है अब तुम मेरी बात पे ध्यान दोगे, आखिर तुम मेरे जूनियर जो ठहरे, चलो अब किसी शांत जगह पे चलकर बात करते हैं। ये बोलकर वो सेकंड अंकल को शांत भरी जगह पर लेकर आते हैं और कहते हैं तुम जानना चाहते हो मुझे केंजी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, सही कहा ना। जिस पे सेकंड अंकल हाँ में जवाब देते हैं। तब वो कहते हैं मुझे केंजी के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि वो मेरे बेटे के स्कूल में है, मैं सॉन्ग का बाप हूँ। ये सुनकर तो सेकंड अंकल पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। तब मिस्टर ली कहते हैं क्या तुम सॉन्ग को नहीं जानते हो, मैंने सुना तुम मेरी बेटी दायून का ध्यान अच्छे से रखते हो। ये सुनकर सेकंड अंकल पहले तो शॉक्ड होते हैं फिर वो पूछते हैं मैं समझ गया, मगर आप यहाँ जापान में वाकागुची ग्रुप का साथ क्यों दे रही हो, आपको तो कोरिया में अपने बेटे और बेटी का ध्यान रखना चाहिए था, और ऊपर से दायून तो अभी बहुत छोटी है। ये सुनकर मिस्टर ली निराश होते हुए कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम दायून को केंजी के घर पर गोम के साथ खेलते हुए देखते हैं। दायून एक ड्राइंग बनाते हुए गोम से कहती है क्या तुम जानते हो इस ड्राइंग में कौन है, एक फादर बियर, दूसरी मदर बियर और तीसरा चाइल्ड बियर। चाइल्ड बियर तुम हो गोम। गोम वैसे क्या तुम्हारी मॉम और फादर है, जिस पे गोम कहता है हाँ बिल्कुल, मेरी
मेरे मॉम और डैड है। ये सुनकर वो पूछती है क्या ये सच है, क्या गॉम के भी मदर और फादर है। पे गॉम सीरियस होकर बैठ जाता है और पूछता है क्या तुम्हारे मदर और फादर नहीं है। तब छोटी दायून अपने स्माइल के पीछे अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है सही बताऊँ तो मुझे अपने मॉम और डैड तो याद भी नहीं है। मेरी मॉम मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही मर गई थी और रही बात मेरे डैड की तो मैंने उन्हें देखा था मगर उतने सही से अब मुझे याद नहीं है। मगर इतना पता है कि वो अभी जिंदा है। मुझे नहीं पता डैड आखिर कहाँ रहते हैं, लेकिन लगता है शायद भाई अभी भी डैड के कांटेक्ट में है। भाई को लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, मगर उन्हें पता नहीं है कि दायून को सब कुछ पता है। गोम उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, फिर पूछता है क्या तुम दुखी नहीं हो, जिस पर वो अपने उंगलियों को मोड़ते हुए कहती है अगर मैं कहूँ मैं दुखी नहीं हूँ तो ये झूठ होगा। मेरे सभी दोस्त अपने मॉम और डैड के साथ खेलते हैं लेकिन मैं नहीं खेल पाती। मगर कोई बात नहीं, जब तक मेरे साथ मेरा भाई है तब को सब कुछ सही है, यहाँ तक मेरी मॉम भी और मेरे डैड भी, और अब तो मेरे पास मेरा प्यारा गॉम भी है। ये सुनकर गॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दायून स्माइल करते हुए कहती है मेरे पास मेरा भाई है और मेरी बहन येजी है, अंकल्स है और यहाँ तक कि गॉम तुम भी मेरे साथ हो। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे पास एक बहुत बड़ी फैमिली है। इधर दूर खड़े उसके टीचर भी उसकी बातें सुन रहे थे। वो यहाँ पर दायून को डांटने आए थे क्योंकि उसके टेस्ट में सिर्फ 3 मार्क्स आए थे, मगर वो रोते हुए वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर दायून गॉम से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब से भाई केंजी और अंकल से मिले हैं तब से वो बहुत ज्यादा खुश है। मैंने उन्हें पहले कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब जब वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तब वो खुलकर हंसते हैं और मुझे भी खुश रहना होगा। चलो गॉम हम अपना स्पिरिचुअल डांस शुरू करें ताकि हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। ये सुनकर गॉम भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ घंटों डांस करते रहते हैं और काफी खुश भी दिखते हैं। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं दायून गॉम की लैंग्वेज समझ पाती है, लेकिन बाकी अंकल्स गॉम की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और ना ही केंजी। साथ ही साथ दायून अपने एज के मुकाबले काफी मैच्योर है और सब कुछ समझती है। आपका इस बात पे क्या विचार है कमेंट करके बताओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस ये वाला चैप्टर बहुत ही छोटा था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं अगले वेडनेसडे को डालूंगा, लेकिन मैंने डाल दिया। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और प्लीज गाइस वीडियो को हाइप करके कमेंट भी कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब